हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। मैं रवि हुड्डा आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और आपकी ज़िंदगी का एक सुनहरा सफ़र जो 12th क्लास का स्टार्ट हुआ है उसमें जो 12th क्लास की जो परसेंटेज है वो बहुत मायने रखती है। आप आगे चल के आपको क्या करना है, आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, वो पूरी की पूरी टोटली निर्भर 12th के ऊपर है। 12th क्लास में आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ, जितनी ज़्यादा हो सके आपको परसेंटेज खींचिए। और हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। बच्चों जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में चलेगी। तो कोई हिंदी मीडियम का अगर बच्चा ये सोचे कि सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाएंगे तो ऐसा गलत। और इंग्लिश ही नहीं, हिंदी दोनों में चलेगी। दोनों मीडियम के बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों आपने 11th क्लास में जब इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें आपको इकोनॉमिक्स का मतलब वगैरह सभी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को इसका मतलब इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में क्या पढ़ना है हम लोगों को और आगे चल के क्या क्या पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं टॉपिक के हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। बिल्कुल बेस से उठाऊँगा और आपको जैसा ग्रेजुएशन में आपको जो पढ़ना है वहाँ ले जाके छोड़ दूँगा। बीच में आपकी जो जर्नी होगी ये बहुत ही आसान और आसान लैंग्वेज में होगी। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो ये बोलते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये समझ में नहीं आता, इसकी बुक की लैंग्वेज हमें क्लियर नहीं हो रही है। जो यहाँ जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे बच्चों वो आपकी ही लैंग्वेज होगी, जो आपको आता है उसी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। कोई एक्स्ट्रा टिपिकल लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करेंगे। जो भी वर्ड बोर्ड पे के ऊपर लिखूंगा उस वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा और हर एक वर्ड क्यों लिखा उस हर क्यों का जवाब आपको मिलेगा। इस बात की गारंटी है बच्चों, अगर आप वीडियो जितनी भी अपलोड होंगी या जितनी भी आप लोगों को मिलेंगी, कंप्लीट कोर्स की वीडियो हम बनाएंगे और हर एक वीडियो में हर डिटेल, जहाँ डिटेल तक हम जा सकते हैं उस डिटेल में हम वहाँ तक जाएंगे, जहाँ के लिए जो जितना आपके सिलेबस में है वो पूरा हम कवर करेंगे। और इस बात की गारंटी है बच्चों, अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखोगे, आराम से पढ़ाई करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। मैं गारंटी नहीं लेता कि 80% 90% आपके मार्क्स इजीली आ जाएंगे। अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखोगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। बहुत से बच्चों के आए हैं और आगे भी आएंगे, उनमें से आप भी एक हो सकते हो। तो बच्चों इकोनॉमिक्स जो अपना सिलेबस है वो हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार 11th क्लास में जो हमने पढ़ा उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करवाता हूँ कि इकोनॉमिक्स का मतलब है क्या। बच्चों इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो हमारे पास रिसोर्स हैं, हम उनका क्या करें, बेटर यूटिलाइज करें। बच्चों अगर रिसोर्स से पहुंचने से पहले अगर एक बार मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों की जो ज़रूरत हैं, नीड्स हैं, वो कितनी हैं, ज़रूरतें वो कितनी हैं, अनलिमिटेड, असीमित, हमारी ज़रूरतें कितनी हैं, अनलिमिटेड। हमारे पास अभी पैसा 10-20 लाख है, हम उसी हिसाब से डिमांड करेंगे। हमारे पास पैसा 50 लाख तक होगा, हम उसी हिसाब से डिमांड करेंगे। हमारे पास पैसा करोड़ों में होगा, हम उसी हिसाब से डिमांड करेंगे। मतलब हमारी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। अगर हमारी डिमांड, हमारी नीड्स अगर कंट्रोल में रहती तो जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और वहाँ तक भी ना पहुँच, वो भी अपनी ज़रूरत को क्या करता जा रहा है, लगातार बढ़ाता जा रहा है। अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, वो भी और पैसा कमाने की चाह में और इसीलिए वो अपना बिजनेस क्या करता जा रहा है, लगातार बढ़ाता जा रहा है। मतलब इतना पैसा होने के बाद भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो हमारे पास तो उतना पैसा है ही नहीं, तो हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। मतलब कोई भी आदमी हो, उस आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो कितनी हैं, अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। लेकिन उस ज़रूरत को पूरा करने के कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ संसाधन हैं जो कि लिमिटेड हैं। रिसोर्स, संसाधन वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है।
जैसे मैं एग्जांपल लूँ ज़मीन का, लैंड पृथ्वी के ऊपर लिमिटेड है। हर एक आदमी चाहे कि मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन हो, 200 एकड़ ज़मीन हो, ऐसा पॉसिबल संभव तो नहीं है कि हर आदमी के पास इतनी ज़मीन हो, क्योंकि लैंड लिमिटेड है। लेकिन जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर यूज़ प्रयोग हम कितने कर सकते हैं। उस ज़मीन के ऊपर हम खेती कर सकते हैं, हम फार्म हाउस लगा सकते हैं, रहने के लिए घर बना सकते हैं, किराए पर देने के लिए कोई जगह बना सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। उस ज़मीन के कितने सारे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उनके जो यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। तो हम हम कौन से तरीके का प्रयोग करें या कौन उस रिसोर्स का हम कैसे यूज़ करें जिससे हम उससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। हम वही तरीका करेंगे जिससे हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनका क्या करें, फुल यूटिलाइज करें, फुल यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करें, पूर्ण प्रयोग करें। अगर उसको फुल यूटिलाइज करेंगे मीन्स बेटर यूटिलाइज करेंगे तो जो हमें गेन है, रिटर्न है, जो हमें रिटर्न गेन वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो बच्चों इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है। जो हमारे पास जो रिसोर्स है ना, स्कार्स रिसोर्स आपने पढ़ा होगा, स्कार्स रिसोर्स, दुर्लभ संसाधन। दुर्लभ संसाधन का बच्चों वही मतलब है, ये दुर्लभ है, हमारे पास यही है और इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होना और चीज़ एक ही होना वो हमारे लिए क्या है, दुर्लभ है। तो दुर्लभ संसाधन यानी कि लिमिटेड रिसोर्स, स्कार्स रिसोर्स। तो स्कार्स रिसोर्स या लिमिटेड रिसोर्स का वो क्या करना सिखाती है, उनको फुल यूटिलाइज करना सिखाती है, जिससे कि हमें गेन क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो बच्चों इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है कि रिसोर्सेज का बेटर से बेटर यूटिलाइज कैसे किया जाए ताकि उससे जो रिटर्न है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले। बच्चों अब हमने 11th क्लास में पढ़ा माइक्रोस्टैटिक्स, ये 2 बुक हमने पढ़ी। अब 12th में जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 2 बुक्स हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। और बच्चों इन दोनों बुक से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, एग्जाम में आए हैं, वो सारे मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। इंडियन इकोनॉमी पहली बार 12th में इस साल आई, तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बने, क्या क्या आए और क्या क्या आ सकते हैं वो सारे लेंगे। लेकिन मैक्रो में जो आज तक आया है और आगे भी वहीं से आएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा और उस चीज़ की गारंटी उसी में से ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। तो बच्चों जो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो कौन सी बुक से स्टार्ट करेंगे, मैक्रो से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम 12th क्लास में एंट्री लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं मैं किस राइटर की बुक लूँ, NCERT पढ़ूँ या कोई स्पेशल एक राइटर बता दो। तो बच्चों आप कोई भी राइटर ले लीजिए, आप किसी भी राइटर से बुक पढ़िए, सभी राइटर्स की बुक अच्छी है। मैक्रो में बच्चे हमें क्या क्या पढ़ना पहले हम एक बार वो देखते हैं। सारा सिलेबस एक बार लिखेंगे, समझेंगे कि वो ही क्यों पढ़ना और वही क्यों पढ़ा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो बच्चों जो हम मैक्रो में पढ़ेंगे वो क्या क्या है उसके मतलब से समझो आप मैक्रो है क्या। मैक्रो का मतलब क्या है, बहुत बड़ा। मैक्रो का मतलब क्या है, बड़ा। माइक्रो का मतलब छोटा। जो भी पूरे देश के सामने रिसोर्सेज का यूज करते हुए जो प्रॉब्लम आई और पूरी देश के सामने जो प्रॉब्लम आई वे सारी कहाँ डाली, मैक्रो में डाली।
जैसे 11th क्लास में आपने माइक्रो में पढ़ा कि जो पूरे देश के सामने रिसोर्सेज का यूज करते हुए फुल यूटिलाइज करने के लिए जो जो प्रॉब्लम्स आई इंडिविजुअली, आपके सामने जो प्रॉब्लम आई, मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई, पूरी दिल्ली के सामने जो प्रॉब्लम आई, क्योंकि पूरी दिल्ली पूरे देश के सामने भी क्या है, छोटी सी है। तो जो पूरी इंडिविजुअल लेवल यानी कि माइक्रो लेवल पर इफेक्ट होगा तो माइक्रो में पढ़ेंगे, और पूरे देश के सामने जो इफेक्ट होगा वो कहाँ पढ़ेंगे, मैक्रो में पढ़ेंगे। तो पूरे देश के सामने जो इफेक्ट होगा तो पूरा देश में जो इफेक्ट होता है, सबसे पहला जो स्टार्ट होता है अपना मैक्रो में, वो किससे स्टार्ट होता है, नेशनल इनकम से। पूरे राष्ट्र की आय, पूरे देश की आय वो कैसे निकलती है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके मेथड क्या क्या हैं, वहां से एक न्यूमेरिकल 101% आता है। तो आपका नेशनल इनकम, जब 100 मार्क्स का आपका पेपर आता था तब नेशनल इनकम से 16 से 17 मार्क्स के क्वेश्चन 101% यहीं से आते थे, 2 न्यूमेरिकल आते थे। अब मार्किंग स्कीम जो थी वो क्या होगी, कम होगी। 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, जिसमें 40 नंबर की मैक्रो है, 40 नंबर की क्या होगी, इंडियन इकोनॉमी होगी। तो 20 मार्क्स का आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। 40 नंबर का पेपर मैक्रो में से आता है, उसके बाद भी नेशनल इनकम से एक न्यूमेरिकल 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल 101% आएगा। तो बच्चों ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम। और आप अगर आपके पास टीआर जैन बुक है या वीके गौरिया अलग अलग हैं, नेशनल इनकम 3 से 4 चैप्टर में आपको समझा रखी है। तो हम 3 से 4 चैप्टर इकट्ठा पढ़ेंगे नेशनल इनकम में, कोई एक चैप्टर नहीं है नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम के अंदर इंट्रोडक्शन भी और नेशनल इनकम के 2 या 3 चैप्टर जो हैं वो सारे इसी के अंदर है। जो दूसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना था, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। मनी क्या है, कैसे यूज करती है, क्या क्या फंक्शन है उसके, हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम कैसा है, क्या क्या कार्य करता है, सेंट्रल बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन है वो कहाँ पढ़ेंगे, हम बैंकिंग में पढ़ेंगे। अगला एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। बच्चों माइक्रो में आपने पढ़ी डिमांड, वो डिमांड थी इंडिविजुअल आदमी की या मार्केट की डिमांड, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग मीन्स सबकी मांग, पूरे देश की मांग, ना कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति की। तो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड महंगाई होगी, तो महंगाई कैसे आई, मंदी कैसे आई, ये क्रिएट कैसे हुई, एग्रीगेट डिमांड को कैसे निकाला जाता है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, क्या क्या इसके चीज़ अंदर आती हैं, घटक क्या क्या हैं, वो सारे हम कहाँ पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या पढ़ेंगे हम इसमें, वो पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट। सरकार अपना बजट कैसे बनाती है, क्या उद्देश्य होते हैं सरकार के बजट बनाने के पीछे, क्यों बनाया जाता है, सरकार के पास पैसा कैसे आता है, सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करती है और कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो क्या है इसमें, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे कि एक डॉलर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं। तो कैसे एक डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं, कैसे कम हो जाते हैं, और क्या ज़रूरत है हमें रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करने की, हम रुपये में ही काम क्यों नहीं चलाते। तो बच्चों इन सभी सवालों के जवाब हम जब ये चैप्टर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला, वहाँ हमें मिलेंगे। अगला जो लास्ट टॉपिक है इसका वो क्या है, बैलेंस ऑफ बजट, बैलेंस ऑफ बजट, भुगतान शेष। एक देश दूसरे देशों के साथ जो भी व्यापार करता है, जो भी ट्रांजैक्शन करता है, उस हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, वो रिकॉर्ड रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी के अंदर एक देश जो दूसरे देशों के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो सभी का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, बैलेंस ऑफ
पेमेंट में रखा जाता है। तो बच्चों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेशनल इनकम से ही। तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता है नेशनल इनकम के 3 से 4 चैप्टर आपके इसी टॉपिक के अंदर क्लियर होंगे और सभी न्यूमेरिकल जो नेशनल इनकम से आते हैं तो 2-4 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को क्लास में भी करवाऊंगा। उन 2-4 न्यूमेरिकल से ही आप 50-100 जितने भी न्यूमेरिकल आप करना चाहो, चाहे आप इंटरनेट से निकालो, चाहे किसी भी राइटर से निकालो, चाहे प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आप उनको सोल्व करो। वे सभी क्वेश्चन वो 5-6 न्यूमेरिकल जो आप लोगों को करवाने हैं उन सभी से वो सारे ईजीली हो जाएंगे। तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता है नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय। बच्चों अपने टॉपिक में एक रिदम बनेगी, स्पीड बनेगी। वो स्पीड तभी बन पाएगी जब मैं कुछ छोटे छोटे वर्ड जो बार बार मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ वो हर एक वर्ड का मतलब हमें पता होगा। तो अपने टॉपिक को शुरुआत स्पीडली चलाने से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा जिनका यूज आगे चल के होगा और वो आप लोगों को समझ में आएंगे। वो क्या है क्या क्या जैसे सबसे पहला अगर मैं टॉपिक लिखूं, मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं मैं उसी टॉपिक को आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 101% पहले आया था या आ सकता है। पहला है कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तुएं हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हमें जो गुड्स हैं वो 4 कैटेगरी के मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहला क्या पढ़ाऊंगा? कंज्यूमर गुड्स जो नेशनल इनकम में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कैपिटल गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। बच्चों ये 4 टाइप के हम गुड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुड्स कौन सा था? कंज्यूमर गुड्स। ये रहा, हम ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर गुड्स है क्या। तो बच्चों आपको कंज्यूमर गुड्स जब पढ़ोगे आपने अपने बुक्स में 4 टाइप का देखा होगा। अगर आपके सामने अगर बुक है, आप बुक को खोलोगे तो कंज्यूमर गुड्स को 4 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। पहला ड्यूरेबल, कोई भी राइटर की बुक हो आप वो खोलो उसमें आपने कंज्यूमर के 4 टाइप दिखेंगे, जिसमें पहला क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। दीर्घकालीन वस्तुएं, दीर्घकालीन वस्तुएं। अब दीर्घकालीन वस्तुएं क्या है? सबसे पहले तो हम पहले कंज्यूमर को ही देखें। कंज्यूमर क्या है? कौन है कंज्यूमर? तो बच्चों कंज्यूमर वो जो सामान को क्या करता है? खरीदता है। जिस भी सामान को वो खरीदेगा वो सारा सामान क्या है? उसका गुड्स है। तो कंज्यूमर जैसे आप हो, आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो। गुड्स कोई भी वस्तु, सर्विस कोई भी सेवा। अगर सर्विसेज को मैं बताऊं, जैसे आप अभी जो स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो स्कूल से आप क्या ले रहे हो? सर्विस ले रहे हो टीचिंग की। तो आपने वो परचेज की। आप बस में सफ़र कर रहे हो तो बस का किराया दिया, तो वो भी क्या आपके लिए सर्विस है। आपने अगर कोई गुड्स खरीदा तो वो डायरेक्ट गुड्स हो गया, तो आपने उसके ऊपर खर्चा किया तो हो गया कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स का जो एक टाइप में बांटा, तो सबसे पहला टाइप क्या आया उसका? ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स में कौन कौन से गुड्स डाले गए? तो ड्यूरेबल गुड्स में वो सारे गुड्स आए जिनका कंज्यूमर लंबे समय के लिए यूज़ करता है। जैसे आपके घर में आपका बेड कितने सालों से यूज़ कर रहे हो? बहुत सालों से। यानी कि वो गुड्स जिनका यूज़ लंबे समय के लिए किया जाता है या लंबे समय तक
एक उपभोक्ता उनका प्रयोग करता रहता है। वे सारे गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। अगला टाइप देखो इसमें, तो अगला क्या है हमारे लिए? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स अल्पकालीन वस्तुएं। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता ने खरीदी लेकिन उनका यूज वो छोटे समय के लिए करता है। छोटा समय कितना? लगभग 1 साल। जैसे आप जो कपड़े पहनते हो, आप वो कपड़े खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए कंज्यूमर गुड्स तो है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो लगभग 1 साल के लिए प्रयोग किया जाता है। लगभग 1 साल, थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम। एग्जैक्ट अगर बीच में माने तो लगभग 1 साल तक जिन गुड्स का यूज़ करता है, 1 साल तक, वो सारे कौन सी कैटेगरी के हो गए? सेमी ड्यूरेबल। लेकिन अगर लंबे समय के लिए होंगे तो ड्यूरेबल। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे भी तो होते हैं जो एक बार यूज़ किए उसके बाद फिर कभी किए ही नहीं जाते। जैसे आप दुकान से ब्रेड खरीद के लेके आते हो या बिस्कुट खरीद के लेके आते हो, वो आपने एक बार खाया, दोबारा थोड़ी खाया। एक ही बार आप उसका कंजप्शन कर सकते हो, उपभोग कर सकते हो। तो उस टाइप के गुड्स क्या होंगे? तो उस टाइप के गुड्स होंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। एकल उपयोग की उपभोक्ता वस्तु। एकल मीन्स एक बार प्रयोग की उपभोक्ता वस्तुएं, वे कौन सी होंगी? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल मैंने लिया ब्रेड, बिस्किट, रोटी, जो एक ही बार यूज हो सकती है, वो क्या हो गया? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स या नॉन ड्यूरेबल। जो लास्ट जो भी मैं आप लोगों को कह रहा था, सर्विसेज, जो भी आप लोग मुझसे भी पढ़ रहे हो, वो भी क्या है? आप मुझसे क्या ले रहे हो? एक सर्विस, सेवाएं। तो जो भी कंज्यूमर खरीदता है सामान, उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या है? ड्यूरेबल गुड्स, वे वस्तुएं जो लंबे समय के लिए यूज की जाती हैं। दूसरा क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वे वस्तुएं जो लगभग 1 साल के लिए यूज की जाती हैं। तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता की एकल प्रयोग की वस्तु जो एक बार यूज की जाती है। और लास्ट क्या हमारा? सेवाएं, सर्विसेज। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, कंज्यूमर गुड्स। और दूसरा टॉपिक क्या है? कैपिटल गुड्स। वो हम 1 घंटे तक मिल। चलो दूसरा टॉपिक क्या हमारा? कैपिटल गुड्स, वो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। बच्चों 2 होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर जो सामान खरीदता है वो हमने पढ़ लिया, वो कंज्यूमर गुड्स थे। दूसरा प्रोड्यूसर। अब ये नहीं कहना कि प्रोड्यूसर जो खरीदेगा वो सभी को हम क्या बोल देंगे? कैपिटल गुड्स। नहीं, जो प्रोड्यूसर खरीदता है उन खरीदने वाले गुड्स का एक पार्ट है, क्या है? कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स, जो प्रोड्यूसर जो सामान खरीदता है उस सामान का एक भाग है, क्या है? कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स है क्या? वे गुड्स जिनकी वैल्यू हाई होती है, उनका यूज, यानी कैपिटल गुड्स का यूज किसके द्वारा किया जाएगा? एक प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाएगा, एक उत्पादक के द्वारा किया जाएगा। और जिनका कीमत होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। कीमत क्या होती है उनकी? अधिक होती है। यूज किसके द्वारा किया जाएगा? प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाएगा। दूसरा
कितने समय के लिए प्रयोग किया जाएगा? लंबे समय के लिए उत्पादन प्रक्रिया में जिसका प्रयोग किया जाएगा। फॉर लॉन्ग पीरियड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया में जिसका लंबे समय तक प्रयोग किया जाए, इन्हीं 3 पॉइंट से बच्चों में समझ में आ जाएगा कैपिटल गुड्स है क्या। तो सोचो, एक प्रोड्यूसर के सामने एक मशीन है। आप टेलर का एग्जांपल ले लीजिए। एक टेलर है, वो कपड़े सिलता है, लेकिन उसके सामने जो मशीन रखी है, उस मशीन का वो लंबे समय के लिए प्रयोग करेगा। उसकी वैल्यू भी क्या है? हाँ, ये तो है नहीं 150 रुपये में मिलती है, हज़ारों में आती है। उसकी वैल्यू भी क्या है? हाई है। उसका यूज़ करने वाला भी कौन? एक टेलर। घर में सिलाई मशीन तो घर में तो यूज़ की नहीं जाती, एक टेलर यूज़ करेगा और कपड़े सिलेगा और उनको क्या करेगा? बेचेगा। तो इसलिए वो क्या है? प्रोड्यूसर भी। तो यानी कि प्रोड्यूसर ही उनको यूज़ कर रहा है और लंबे समय के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में वो चीज़ें क्या की जा रही हैं? प्रयोग की जा रही हैं। तो इसीलिए हम उन गुड्स को क्या बोल देंगे? कैपिटल गुड्स। लेकिन अगर यहीं एक बात मैं और आपको बोलूं कि उस जो टेलर था उसने धागे भी खरीदे, तो धागों का कितनी बार यूज़ किया उसने? एक ही बार यूज़ किया। एक शर्ट या पैंट या जो भी सामान वो सिलता है वो उसने सिला और वो ख़त्म। उसका दोबारा यूज़ और लेके आना पड़ेगी, उसके बाद ही वो उनका क्या कर पाएगा? दोबारा प्रयोग कर पाएगा। तो प्रोड्यूसर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका वो एक बार यूज़ करता है। जैसे कच्चा माल, कच्चे माल का कितनी बार यूज़ करेगा? वो एक बार। लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जिनका प्रयोग वो लंबे समय के लिए करता है। तो उन्हीं गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 2 स्टेटमेंट और लिखूंगा, उनसे और देखेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या है। और वो दोनों स्टेटमेंट पेपर में पूछी गई हैं। और वो स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं आपको अपनी बुक में भी दिखाई दी होंगी। अभी जब जहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है कैपिटल गुड्स, उसमें लिखा हुआ है पहली स्टेटमेंट क्या है कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं हैं। सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं हैं। जैसे मैं टेलर का ही एग्जांपल ले रहा था, जो टेलर के पास जो मशीन थी वो क्या थी? कैपिटल गुड्स। लेकिन अगर वो वही मशीन अगर आपके पास आपके घर में है तो आप प्रोड्यूसर तो नहीं हो, आप क्या हो? एक कंज्यूमर हो। तो घर में सीविंग मशीन है तो वो क्या है? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। लेकिन अगर वही मशीन एक टेलर के पास है तो वो क्या है? उसका कैपिटल गुड्स। जैसे एग्जांपल लूँ मैं जूसर मशीन का, एक जूसर मशीन अगर जूस वाले के पास है तो वो क्या है? कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो उससे चीज़ों का क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, जूस बना रहा है और बेच रहा है। अगर वही मशीन अगर आपके पास घर में है तो वो क्या है? एक कैपिटल गुड्स। कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं है, उसका एग्जांपल क्या हुआ? आप सीविंग मशीन का ले सकते हो। अगर सीविंग मशीन आपके पास घर में है तो ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। और सीविंग मशीन अगर एक टेलर के पास है तो वो क्या है? एक कैपिटल गुड्स। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। और जो दूसरी स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट all capital goods